नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा सॉइल साइंस। तो आप सबने देखा होगा कि हमने एक वीडियो जो सॉइल साइंस का इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस, डिफिनेशन ऑफ सॉइल साइंस की परिभाषा क्या होती है और सॉइल साइंस होता क्या है, और उसके अंतर्गत किस भाषा का शब्द इडेफोलॉजी क्या हो जाएगा और पेडोलॉजी क्या होता है, इन सब के बारे में जो हमने एक लेक्चर आप सबको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है। तो ये हमारा जो है दूसरा लेक्चर है, सॉइल साइंस का सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे एग्रीकल्चर में किसी भी पेपर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी का, या अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हार्टिकल्चर से कर रहे हैं या फॉरेस्ट्री से कर रहे हैं, तो सॉइल साइंस के सब्जेक्ट जरूर पूछे जाते हैं, चाहे फंडामेंटल या पूरा डिटेल से। अगर सब्जेक्ट सॉइल साइंस है तो उसके बारे में आप सबको हम कई बुक से इंक्लूड करके, मतलब अच्छे से कई नोट्स, कई बुकों को ऐड करके उसका नोट्स बनाकर आप सबको उसको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दें कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबको लेक्चर कैसा लगा, और इस हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप कोई भी कंपटीशन देने जाते हैं एग्रीकल्चर का, जैसे यूपीपीसीएस के एग्रीकल्चर में वैकेंसी आई जिसमें 564 पोस्टें हैं टोटल, तो उसमें भी सॉइल साइंस के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और जो बीएससी किसी भी सेमेस्टर में है, अगर वो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सब बहुत एडिशनल और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके लिए हम लेकर आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल, ओरिजिन यानी मृदा उत्पत्ति। तो सॉइल की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है या मृदा का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो द सॉइल इज फॉर्मेड फॉर्म वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, यानी द सॉइल इज फॉर्मेड यानी मृदा का निर्माण होता, फॉर्म मतलब रूप में, वेदरिंग ऑफ रॉक्स चट्टानों को टूटने, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब चट्टानों के क्षरण होने से, एंड मिनरल मतलब चट्टानों और खनिज, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब चट्टानों, एंड मिनरल्स मतलब खनिज, चट्टानों और खनिजों के टूटने से किसका निर्माण होता है, सॉइल या मृदा का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना कि सॉइल का निर्माण किससे होता है। तो द सॉइल इज फॉर्मेड मतलब मृदा का निर्माण होता, सॉइल फार्म यानी सॉइल फॉर्मेड फार्म मतलब मृदा का निर्माण होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स चट्टानों के टूटने से, एंड मिनरल्स चट्टानों और खनिजों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। अब उसके आगे हम देखते हैं, सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस, यानी जो मृदा का निर्माण होता है बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। क्या एक स्लो प्रोसेस मतलब एक धीमी प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन मतलब मृदा का निर्माण, इज ए स्लो प्रोसेस मतलब मृदा का निर्माण एक बहुत ही स्लो या धीमी प्रक्रिया है। अब देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच सॉइल नीड 800 से 1000 ईयर, यानी फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच सॉइल यानी 1 इंच मृदा के निर्माण के लिए नीड मतलब आवश्यकता होती है 800 से 1000 ईयर्स, 800 से 1000 वर्षों की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना कि मृदा का अगर 1 इंच मृदा का निर्माण होना है, अगर हम देखते हैं पृथ्वी पर कि 1 इंच अगर मृदा का निर्माण हो रहा है तो कितने वर्ष लग सकते हैं या कितने वर्षों की आवश्यकता होती है, तो 800 से 1000 वर्ष लग जाते हैं 1 इंच मृदा का निर्माण होने के लिए। तो मृदा की उत्पत्ति क्या होती है हमने आप सबको बता दिया, चट्टानों और खनिजों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। मृदा एक स्लो प्रोसेस यानी धीमी प्रक्रिया है, जो 1 इंच मृदा का निर्माण कितने वर्षों में होता है, तो 800 से 1000 वर्ष लगभग लग जाते हैं। अब आ जाता है आगे, हम देखते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कारक क्या होते हैं। क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कारक क्या होंगे। तो पहले हम कुछ हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मत दिया, कुछ अपना मत इन्होंने प्रस्तुत किया, तो उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डाकुचेव, तो डाकुचेव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाकुचेव, तो डाकुचेव को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के पिता इन्हें
माना जाता। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई पूछ लेता फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के पिता किसे माना जाता, डाकुचेव को माना जाता। तो इनके अनुसार सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड एक्टिविटी, मृदा का परिमाण है, यह जो रिजल्ट मतलब परिमाण आता है ऑफ द कंबाइंड, एक संयुक्त, कंबाइंड मतलब संयुक्त एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप है, मृदा के निर्माण एक संयुक्त क्रियाकलाप, एंड रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट मटेरियल, और इनका पारस्परिक जो प्रभाव पड़ता है ऑफ द पेरेंट मटेरियल मतलब मूल खनिजों द्वारा, किसके द्वारा, मूल खनिजों द्वारा, प्लांट द्वारा मतलब पेड़ पौधों द्वारा, एनिमल जीव जंतुओं द्वारा, ऑर्गेनिक जीवाश्मों द्वारा, क्लाइमेट जलवायु, एज ऑफ लैंड एंड ट्रोपोग्राफी। तो मृदा के जो परिमाण होते हैं उसका संयुक्त जो क्रियाकलाप होता है और उसके जो पारस्परिक प्रभाव होते हैं किसके द्वारा होते हैं, पारस्परिक प्रभाव, यानी रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक इन्फ्लुएंस मतलब आप जो पारस्परिक इन पे प्रभाव पड़ते हैं, आप पेरेंट मटेरियल्स मतलब मूल खनिजों के द्वारा, प्लांट द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, जलवायु द्वारा, एज ऑफ लैंड के द्वारा और ट्रोपोग्राफी। तो डाकुचेव ने यह बताया है कि मृदा में जो परिमाण होते हैं संयुक्त रूप से जो उनकी परिमाण के अनुसार जो संयुक्त क्रियाकलाप होती, एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप, और उसके पारस्परिक जो प्रभाव होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, तो किसके द्वारा, मूल खनिज के द्वारा हो जाए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाश्मों, क्लाइमेट और एज ऑफ लैंड एंड ट्रोपोग्राफी के द्वारा होते हैं। तो इन्होंने ये डाकुचेव के अनुसार इन्होंने एक मत प्रस्तुत किया था या उनकी डिफिनीशन हो सकती है। अब दूसरा हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू जोफी। तो अकॉर्डिंग टू जोफी के अनुसार आइडेंटिफाई टू काइंड्स ऑफ सॉइल फॉर्म्स, पैसिव एंड एक्टिव। आइडेंटिफाइड इन्होंने मतलब प्रमाणित किया था कि टू काइंड्स ऑफ सॉइल फॉर्म, मृदा का निर्माण दो प्रकार, मृदा का निर्माण दो फॉर्म से हो सकता है, दो रूपों में हो सकता है। आइडेंटिफाई टू काइंड्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मतलब मृदा का निर्माण दो रूपों से हो सकता है, किसके द्वारा, पैसिव एंड एक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू जोफी के अनुसार उन्होंने बताया था कि मृदा का निर्माण, इन्होंने प्रमाणित किया था कि मृदा का निर्माण दो रूपों से हो सकता है, और दो रूप कौन कौन से, पैसिव और एक्टिव। कौन से हो जाएंगे, पैसिव और एक्टिव। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो डाकुचेव के अनुसार क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू जोफी। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू जेनी किसके अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू जेनी। सॉइल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर, यानी मृदा के गुण जो होते हैं निर्धारित किए जाते हैं, मृदा के गुण निर्धारित किए जाते हैं उसके कारकों के प्रभाव के संबंध से। रिलेटिव मतलब संबंध या संबंधित, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव से, ऑफ दिस फैक्टर, अभी आगे दिया फैक्टर। तो सॉइल प्रॉपर्टी, मृदा के गुण जो होता है निर्धारित किए जाते हैं उसके कारकों के प्रभाव से, उसके कारकों के संबंध के प्रभाव से। तो ये किसके, अकॉर्डिंग टू जेनी के अनुसार हो जाएगा कि मृदा के गुण जो होता है निर्धारित किए जाते हैं, मृदा के जो कारक होते हैं, क्या फैक्टर मतलब कारक होते हैं, उनके संबंध के प्रभाव के द्वारा मृदा के जो होते हैं गुण निर्धारित किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जेनी के अनुसार। अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया देखिए फैक्टर्स जो, अब देखते हैं द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में बी केप्ट अंडर 3 ग्रुप्स, यानी मृदा का निर्माण के जो कारक होते हैं, द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मृदा निर्माण के कारक होते हैं, में भी हो सकते हैं अंडर द 3 ग्रुप्स। इसके 3 समूह होते हैं मृदा निर्माण के जो कारक होते हैं। हमने बताया है, जेनी ने क्या बताया कि मृदा के कारक के जो पारस्परिक उनके प्रभाव का संबंध होता है, यानी उसके कारकों का जो संबंध होता है वो उनके गुणों को निर्धारित करता है। अब द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में भी केप्ट अंडर द 3 ग्रुप्स, यानी मृदा के कारक के जो मृदा निर्माण के जो कारक होते हैं इनके 3 समूह होते हैं। कितने होते हैं, 3 समूह। अब जो 2 हमने बता दिया था, पहला हो जाएगा पैसिव फैक्टर, वैसे 3 समूह होते हैं मृदा निर्माण के कारक के 3 समूह होते हैं, पैसिव, एक्टिव और न्यूट्रल फैक्टर्स। तो पहला हो जाएगा पैसिव फैक्टर, क्या हो जाएगा, पैसिव फैक्टर। अब पैसिव फैक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे कंपटीशन में अगर हम MSc का या BHU का पेपर देने जाते हैं तो ये पूछे जाते हैं कि मृदा के पैसिव फैक्टर कौन से हो जाएंगे, एक्टिव फैक्टर कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो पैसिव फैक्टर में पहला क्या हो जाए, पेरेंट मटेरियल हो जाए, क्या हो जाए, पेरेंट मटेरियल्स। दूसरा क्या दे, रिलीफ या ट्रोपोग्राफी हो जाए, क्या हो जाएगा, रिलीफ या ट्रोपोग्राफी हो जाए। तो पैसिव पेरेंट मटेरियल क्या होता है इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। इट इज द अनकंसोलिडेटेड मास फॉर्म
which the solemn develop। ये अनकंसोलिडेटेड जो होता मतलब द्रव्यमान होता है या भार होता है, अनकंसोलिडेटेड द्रव्यमान के रूप में होता है। किस रूप में होता है? अनकंसोलिडेटेड द्रव्यमान के रूप में होता है, जिससे which मतलब जो कि द सोलम डेवलप, जिससे सोलम का निर्माण होता। तो सोलम क्या है? ये हमारे लेयर यानी संस्तर होराइजन पाए जाते हैं, जैसे ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर। इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो कौन सा क्या हमारा किसका निर्माण होता है? सोलम। ए संस्तर, ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन, इन तीनों का अगर एक साथ हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? सोलम। अगर ए और बी होराइजन को अगर हम एक साथ देखते हैं तो उसे हम क्या बोला जाता है? रिगोलित। सॉरी यहाँ ध्यान रखना, सोलम ए प्लस बी को बोला जाता है, ये ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था। तो सोलम ए प्लस बी को बोला जाता है, जबकि रिगोलित ए प्लस बी प्लस सी होराइजन को बोला जाता है। तो अगर ए होराइजन और बी होराइजन आपस में ऐड होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? सोलम। और अगर ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन आपस में ऐड होंगे तो उसे क्या बोला जाता है? रिगोलित। तो ये हो जाएगा पैसिव फैक्टर। ध्यान रखना, पैसिव फैक्टर मृदा के सॉइल फॉर्मेशन, मृदा के निर्माण के जो कारक होते हैं उनमें पैसिव फैक्टर कौन कौन सा? पैरेंट मटेरियल और रिलेपिया ट्रोपोग्राफी हो जाए। दूसरा हमारा आ जाता है बी नंबर, एक्टिव फैक्टर। क्या हो जाएगा? एक्टिव फैक्टर्स। अब एक्टिव फैक्टर में कौन कौन से आ जाते हैं? क्लाइमेट यानी जलवायु, ऑर्गेनिज्म जो किसके अंतर्गत आते हैं? बायोस्फीयर के अंतर्गत सभी जीवाश्म या पाए जाते हैं, सभी जीव जंतु या जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसलिए बायोस्फीयर भी दे दिया है। तो एक्टिव फैक्टर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? क्लाइमेट यानी जलवायु हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म यानी जीवाश्म हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाता है न्यूट्रल फैक्टर्स यानी उदासीन कारक। तो टाइम या एज ऑफ लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा या एज ऑफ लैंड, ये हमारे न्यूट्रल फैक्टर। अब हम यहाँ पर देखेंगे पेरेंट मटेरियल्स। तो हमारी ये किसके अंतर्गत आता? पैसिव फैक्टर के अंतर्गत आता। तो पेरेंट मटेरियल्स क्या हो जाएगा? देखते हैं हम। इट इज द अनकंसोलिडेटेड मास फॉर्म व्हिच द सोलम डेवलप। वही जो हमने आप सबको पहले बताया था, ये अनकंसोलिडेटेड द्रव्यमान या भार के रूप में होता है, जिससे सोलम का विकास होता है। तो पेरेंट मटेरियल्स के द्वारा हम किसका निर्माण होता है? ए प्लस बी हो रहा है, यानी सोलम का निर्माण होगा। द फिजिकल, केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल, मिनरल जैसे बोला जाता है, मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टी या पेरेंट मटेरियल्स। फिजिकल, केमिकल और मिनरोलॉजिकल जो गुण होते हैं किसके? पेरेंट मटेरियल्स के। हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉइल फॉर्मेशन, जो मृदा के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। क्या होता है? मृदा के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो ये ध्यान रखना कि पेरेंट मटेरियल क्या होता है इसके अंतर्गत कौन? तो फिजिकल, केमिकल एंड क्या हो जाएगा? मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट मटेरियल। फिजिकल, केमिकल और मिनरोलॉजिकल गुण होते हैं पेरेंट मटेरियल्स के। और सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉइल फॉर्मेशन, जिसमें मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण इनका प्रभाव पड़ता है। दीज आर ग्रुप इनटू 3 क्लास। इसको 3 समूहों में, इसको 3 वर्ग, इसके कितने वर्ग हैं? इस समूह के 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग या क्लास, जिसे बोला जाता है क्लास या। दीज आर ग्रुप इनटू 3 क्लास, इसके इस समूह के 3 वर्ग या क्लास हैं। पहला क्या हो जाएगा? रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल्स, मतलब शेष बचा हुआ, जिसे बोला जाता है रेसिडुअल मतलब शेष, जो मूल खनिज होते हैं। क्या? पेरेंट मटेरियल मतलब जो मूल खनिज होते हैं। अब इसको हम देखते हैं। सच पेरेंट मटेरियल आर रिमेनेड एट द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्गर टाइम, मतलब अतः जो मूल पदार्थ होते हैं, जो शेष बचे हुए, यानी जो मूल पदार्थ होते हैं, आर रिमेन मतलब बचे हुए थे, एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर, उसी सेम प्लेस मतलब उसी जगह फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी इसके अंतर्गत जो मूल पदार्थ होते हैं वो उसी जगह पर लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं या बने रहते हैं। तो रेसिडियल पेरेंट मटेरियल में क्या हो जाएगा? तो पेरेंट मटेरियल के अंतर्गत जो उसके अंदर मूल पदार्थ होते हैं वो बने रहते हैं, काफ़ी समय तक उसी भूमि पर मतलब बने रहते हैं। तो फॉर्मेशन टेक लॉन्गर टाइम दिस पेरेंट मटेरियल, यानी सॉइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण होता काफ़ी समय तक। आप दे पेरेंट मटेरियल के द्वारा मृदा का निर्माण काफ़ी समय तक उसमें बना रहता है या उसके द्वारा होता रहता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? रेसिडियल पेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये ध्यान रखना, ये सब हमारे किसके? पेरेंट मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। अब पेरेंट मटेरियल को 3
इस समूह के 3 वर्ग हैं। पहला हो जाए रेसिडियल पेरेंट मटेरियल, मतलब जो शेष बचा हुआ मूल खनिज पदार्थ होते हैं। शेष बचा हुआ जो मूल पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक मतलब उसी जगह पर स्थित रहते हैं और इससे सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस लॉन्गर टाइम, इससे मृदा का निर्माण काफ़ी समय तक होता रहता है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये हमारे आज हमारा दूसरा लेक्चर है सॉइल साइंस के। तो जैसा कि आप जानते हो, इसको हम जो वीडियो आप सबको उपलब्ध कराते हैं, कई बुकों को, जैसे हमारे अरुण कत्यान, कई बुक है जो बहुत ही हमारे एग्रीकल्चर यानी कृषि का गीता कहा जाता है, एग्रीकल्चर गीता कहा जाता है। तो बहुत ही मायने रखता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जो हम वीडियो आप सबको ये उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारा आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया करिएगा कि आप सबको लेक्चर कैसा लग रहा। और हम कोशिश करेंगे जैसे अगर कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सबको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।